फ्रेंड्स, यस सर शर्मा एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। तो हम लोग इससे पिछले वीडियो में क्या पढ़े थे, तो हाई कोर्ट के बारे में। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं नगर पालिका 3। ठीक है, इसका तीसरा अध्याय, जिसमें क्या पढ़ना है, तो अधिकरण, ग्राम न्यायालय, लोक अदालत और अन्य वैकल्पिक विवाद तंत्र को। ठीक है, तो विवाद के समाधान के दो तरीके हैं। कौन कौन से? तो पहला तो विधिक न्यायालय। विधिक न्यायालय में आता है उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय और अधिकरण आदि। और वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र में आता है एडीआर। ठीक है, मतलब एडिशनल डिस्ट्रीब्यूट। ठीक है, और उदाहरण की बात करें तो मध्यस्थता, पंच चार्ट आदि। ठीक है, वैकल्पिक विवाद समाधान। ठीक है, अल्टरनेटिव डिस्ट्रीब्यूट रेवोल्यूशन तंत्र को अगर समझें तो एडीआर तंत्र में किसी भी विवाद को हल करने के लिए मध्यस्थता, सुलह, मध्यस्थता और समझौता शामिल होते हैं। क्या होता है? सुलह हो जाता है, या मध्यस्थता हो जाता है, या समझौते हो जाते हैं। इन तरीकों को लोक अदालत के माध्यम से लागू किया जाता है। इस तंत्र में परिवार, न्यायालय, न्यायिक समझौता, सौदा, अभिभावक तथा सामूहिक सौदेबाजी भी शामिल है। ठीक है, अगर एडीआर की बात करें तो एडीआर का निम्नलिखित अनुच्छेद मिलते हैं। कौन कौन सा? आर्टिकल 14 जो कि विधि के समक्ष समता कहता है। दूसरा आर्टिकल 21 यानी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। और तीसरा आर्टिकल 32 यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यह लोगों को न्याय मांगने का अधिकार प्रदान करता है और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित होता है। आर्टिकल 39A यह लोगों को समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने की प्रावधान करता है। ठीक है, अगर सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 89 में भी अगर देखें तो निम्नलिखित तरीकों से न्यायालय के बाहर विवादों का निपटाने करने का उपबंध किया गया है। मध्यस्थतम को अगर देखें तो मध्यस्थतम और सुलह अधिनियम 1996, सुलह की देखें, सुलह और मध्यस्थतम वही है। मध्यस्थ और सुलह अधिनियम 1996। अगर लोक अदालत के माध्यम से न्यायिक समझौता की बात करें तो कानूनी सेवाएं प्राधिकरण अधिनियम 1987। और मध्यस्थता की बात करें तो मध्यस्थता जो है न्यायालय को दो पक्षों के बीच समझौते को प्रभावी बनाना होगा। ठीक है, एडीआर के विभिन्न तंत्रों की अगर बात करें कि कौन कौन से हैं, तो पहला मध्यस्थता। मध्यस्थता क्या करता है? इसमें निष्पक्ष, गैर पक्षपाती और निर्णय का जबरन आरोपित न करने वाला एक तीसरा मध्यस्थ शामिल होता है। यह दोनों पक्षों की परस्पर सहमति से विवाद का हल करने की कोशिश करता है। वाणिज्यिक न्याय संशोधन अधिनियम 2018 और वाणिज्यिक न्यायालय जो कि पूर्व संस्थानिक मध्यस्थता और समझौता नियम 2018 के मध्यस्थों को बल प्रदान किया गया है। ठीक है, अगर मध्यस्थम या विवाचान की अगर देखें तो मध्यस्थता एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत एक या एक से अधिक मध्यस्थों द्वारा विवादों में शामिल पक्षों के माध्यम मध्य समझौता करवाया जाता है और विवाद पर मध्यस्थों द्वारा लिए गए निर्णय बाध्यकारी होते हैं। हाल ही में सरकार द्वारा मध्यस्थता और सुलह अधिनियम को संशोधित किया गया जो कि 2019 में पारित किया गया। ठीक है, इसका उद्देश्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता के लिए भारत को संस्थागत मध्यस्थम केंद्र का बनना है। ठीक है, अगर सुलह की बात करें तो सुलह एक स्वैच्छिक, लचीला, गोपनीय और हित आधारित प्रक्रिया है। इसमें सुलहकर्ता बाध्यकारी निर्णय नहीं देता। दोनों पक्षों के इसके सुझावों को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। इस प्रक्रिया को मध्यस्थम और सुलह अधिनियम 1996 द्वारा कानूनी मान्यता प्रदान की गई थी। अगर बातचीत की अगर बात करें तो यह
समाधान की सबसे सरल तरीका है। इसमें विवाद को हल करने के लिए दोनों पक्ष आपसी बातचीत चुनाव करते हैं। इसके नियम आधारित निर्धारित नहीं होते हैं और दोनों पक्षों किसी तीसरे व्यक्ति के हस्तक्षेप के बिना बातचीत करते हैं। यह तभी सहायता होता है जब दोनों पक्षों के बीच आपसी समझ और धैर्य विद्यमान हो। लेकिन भारत में बातचीत करके सुलह को कानूनी मान्यता प्राप्त नहीं है, यानी यह कानूनी प्रक्रिया से नहीं गुजरती है। ठीक है। अगर कुछ अन्य विवादों का समाधान मंच को अगर देखें तो परिवार न्यायालय या ग्राम न्यायालय या न्यायालय पंचायत, ये कुछ विवाद समाधान मंच हैं। ठीक है। लोक अदालत भी शामिल है इसमें। तो लोक अदालत की अगर बात करें, लोक अदालत यह एक गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित है। यह एडीआर व्यवस्था यानी मध्यस्थता, बातचीत, सुलह आदि के माध्यम से विवाद का समाधान का एक घटक है। क्या? लोक अदालत। इसमें वे लोग शामिल होते हैं जिन पर विवाद समाधान का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ता है। लोक अदालतों की उत्पत्ति की बात करें तो पहली लोक अदालत 14 मार्च 1982 को गुजरात के जूनागढ़ में आयोजित की गई थी। कानूनी सेवाएं प्राधिकरण अधिनियम 1987 के आने से लोक अदालतों को कानूनी मान्यता प्राप्त हुई। अगर इसकी संरचना की बात करें तो सामान्यतः लोक अदालतों की अध्यक्षता मौजूदा या सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी द्वारा सभापति के रूप में की जाती है। इसमें दो अन्य सदस्य भी होते हैं, वकील और समाज सेवी। ठीक है। अगर लोक अदालतों की विशेषताएं की बात करें तो लोक अदालतों के निर्णय को दीवानी न्यायालय के आदेश के रूप में क्रियान्वित किया जाता है। पक्षों को वकीलों के प्रतिनिधित्व की जरूरत नहीं होती है। पक्षों द्वारा कोई फीस नहीं भरी जाती है और सिविल प्रक्रिया संहिता और साध्यों जैसे सख्त नियम की जरूरत नहीं पड़ती है। प्राकृतिक न्याय और अन्य कानूनी सिद्धांतों का व्यवहारिक प्रयोग होता है और अनौपचारिक बैठक में निर्णय लिया जाता है। निर्णय लिया गया पक्षकार पर बाध्यकारी होता है। लोक अदालतों के निर्णय के खिलाफ कोई अपील दायर नहीं की जाती है। ठीक है। कोई भी अपील नहीं दायर की जाएगी। अगर लोक अदालत का अधिकार क्षेत्र की अगर देखें तो एक लोक अदालत का क्षेत्र अधिकार निम्नलिखित क्षेत्र में विवाद से संबंधित होते हैं। पहला, न्यायालय में लंबित मामले। दूसरा, ऐसे मामले जो न्यायालय अधिकार क्षेत्र में तो है किंतु उन्हें अभी न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। पुनः पूर्व मुकदमा चरण अर्थात जिसके लिए लोक अदालतों की व्यवस्था की गई है। ठीक है। अगर लोक अदालतों के आपराधिक मामलों में भी समझौता करवाकर उसका समाधान कर सकती है तो प्रासंगिक विधि के अधीन समाधेय हो। अगर विवाह संबंधी या पारिवारिक विवाद आपराधिक समाधेय मामले की अगर देखें तो भूमि अधिग्रहण संबंधी मामले, श्रम विवाद, कर्मचारी क्षतिपूर्ति के मामले, बैंक वसूली संबंधी मामले आदि लोक अदालत द्वारा निपटाया जा सकता है। अगर लोक अदालतों की शक्तियों की देखें तो लोक अदालतों को वही शक्तियां प्राप्त होती है जो सिविल न्यायालय में को सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत प्राप्त होती है। लोक अदालत को उसके समक्ष प्रस्तुत किए गए मामले के निपटाने की स्वयं की पद्धति निर्धारित करने की समुचित शक्ति होती है। प्रत्येक लोक अदालत को दंड प्रक्रिया संहिता के धारा 195 और अध्याय 26 के उद्देश्य से सिविल न्यायालय माना जाएगा। ठीक है। अगर लोक अदालतों के स्तर की अगर बात करें तो पहला उच्चतम न्यायालय विधि सेवा समिति, फिर उसके बाद जाएगा उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, तीसरा तालुक विधि समिति और चौथा
राज्य जिला विधि प्राधिकरण और 5वां में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण है। ठीक है,